students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain short run cost production function. जब मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन समझाया था तो उसमें मैंने आपको दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन समझाए थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स law of variable proportion and long run production function means returns to scale. तो आज हम short run cost production function की बात करते हैं. short run वो समय होता है जब प्रोड्यूसर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सारे इनपुट्स में चेंज कर सके. तो यदि उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस सिचुएशन में वो कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखता है और एक फैक्टर्स की क्वांटिटी में जब चेंजेस लाता है, एक फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो उस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्टिंग में प्रोडक्शन प्रोपोर्शन से ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फिक्स्ड इनपुट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगता है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है. प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब है कॉस्ट कम आती है. लेकिन यदि उसके बाद भी जो प्रोड्यूसर है वो वेरिएबल इनपुट्स की क्वांटिटी को बढ़ाता चला जाता है तो उस सिचुएशन में एक लिमिट या ऑप्टिमम लेवल के बाद कॉस्ट बढ़ने लगती है और प्रोडक्शन गिरने लगता है. इसको हम शॉर्ट रन कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. शॉर्ट रन में दो टाइप की कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो खर्चे फिक्स्ड फैक्टर पर किए जाते हैं, जैसे लैंड, तो लैंड पर रेंट देना पड़ेगा प्रोड्यूसर को. यदि फाइनेंस लिया है बैंक से तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. या परमानेंट एम्प्लॉयज हैं तो परमानेंट एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी देना पड़ेगी. मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन चार्जेस बेयर करना पड़ेगा. तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है. फिक्स्ड कॉस्ट यदि आउटपुट जीरो है उस सिचुएशन में भी ये फिक्स्ड कॉस्ट प्रोड्यूसर को बियर करनी पड़ेगी. कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं होता है. फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट या सेम रहती है. इसको ओवरहेड कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं. वहीं वेरिएबल कॉस्ट, जब खर्चे वेरिएबल इनपुट्स पर किए जाते हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. जैसे यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर को हायर करना पड़ रहा है तो लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी. इसके अतिरिक्त रॉ मटेरियल खरीदना है तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा. तो जो खर्चे वेरिएबल इनपुट्स पर किए जाते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है. और वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट का वॉल्यूम डिपेंड करता है. प्रोड्यूसर कितना आउटपुट करेगा यह वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करता है. अब बात करते हैं, कॉस्ट तीन टाइप की होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. इसको वन बाय वन लेकर चलते हैं. सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल कॉस्ट दैट मस्ट बी इनकर्ड to produce a given quantity of output. प्रोड्यूसर को जो क्वांटिटी बनानी है उस पर जितने खर्चे किए जा रहे हैं उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं. टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये मैं आपको लास्ट की वीडियो में पढ़ा भी चुकी हूं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं. तो दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट आती है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं. टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. TC इज इक्वल टू TFC प्लस TBC.
कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहेंगे? जो खर्चे फिक्स फैक्टर पर किए जा रहे हैं उसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। यदि आउटपुट प्रोड्यूसर को बढ़ाना है या बिल्कुल भी आउटपुट नहीं करना है, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह कांस्टेंट और फिक्स्ड रहती है। भाई यदि लैंड पर प्लांट लगाया गया है तो लैंड का रेंट प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा, इट्स हार्डली मैटर प्रोडक्शन कंपनी फैक्ट्री में हो रहा है या नहीं। यदि फाइनेंस बैंक से लिया गया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। परमानेंट एम्प्लॉयज रखे गए हैं तो उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो आउटपुट की क्वांटिटी का फिक्स्ड कॉस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसका जो कर्व होता है वो OX के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यदि आउटपुट 0 है फिर भी प्रोड्यूसर को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और आउटपुट यदि फर्म या प्रोड्यूसर ज्यादा कर रहा है उस सिचुएशन में भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो खर्चे वेरिएबल इनपुट्स पे किए जाते हैं उसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यदि फॉर एग्जांपल यदि फर्म या प्रोड्यूसर जीन्स बना रही है तो जीन्स बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, बटन चाहिए, जिप चाहिए, कहने का मतलब ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। लेबर जीन्स को बनाएगी तो लेबर को हायर करना है तो उसकी वेजेस देनी पड़ेगी। यदि वो एक जीन्स बना रही है तो भी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। भाई एक जीन्स के लिए भी तो कपड़ा चाहिए या लेबर चाहिए। यह 100 जीन्स बना रही है, उस सिचुएशन में भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। मतलब यदि एक जीन्स बना रही है तो भी वेरिएबल कॉस्ट इंपैक्ट करेगी, और चाहे 100 जीन्स बना रही है चाहे 1000 जीन्स बना रही है उस हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाया जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। और यह जो टीवीसी कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड एस शेप होता है। इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, इसको हम इन्वर्टेड एस शेप कहते हैं। ये हमारी पीवीसी है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो स्टार्टिंग में कॉस्ट तो बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। एट अ डिमिनिशिंग रेट क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है, जिसके कारण स्टार्टिंग में फैक्टर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण प्रोडक्शन प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ता है और कॉस्ट कम आती है। तो कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। बाद में यदि वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना कंटिन्यू रखा जाता है तो यह कॉस्ट बढ़ने लगती है, और किस स्पीड से? एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो स्टार्टिंग में इट इंक्रीज्ड बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, लेटर इट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। इसीलिए इसका जो कर्व होता है वो इन्वर्टेड एस शेप होता है। TC इज द टोटल ऑफ TFC एंड TVC। TC का भी शेप इन्वर्टेड एस शेप होता है, क्योंकि TC जो वेरी करती है वो TVC के अकॉर्डिंग ही तो वेरी करती है, इसलिए इसका शेप भी एस होता है। बट TVC ओरिजिन से स्टार्ट होती है, TC फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व से स्टार्ट होती है, क्योंकि TC इज द टोटल ऑफ TFC
यदि आउटपुट 0 है उस सिचुएशन में टीएफसी तो आ रही है ना, और टीएफसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीसी, तो टीसी में दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, इसलिए याद रखिएगा टीवीसी का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन टीसी का कर्व टीएफसी से स्टार्ट होता है, और ये भी इन्वर्टेड एस शेप होता है। होप सो आपको टीसी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूं एसी। एसी को हम कैसे निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करने पर एवरेज कॉस्ट पता चल जाती है। Average cost per unit is the total cost divided by the number of units produced. AC is equal to TC divided by Q. Yeah, AC is the sum of average fixed cost and average variable cost. Average cost, average fixed cost और average variable cost का सम होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एएफसी की, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड आउटपुट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यदि कम आउटपुट किया जा रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, और ज्यादा आउटपुट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती है। भाई स्टार्टिंग में यदि टोटल कॉस्ट 100 है तो उस सिचुएशन में टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है, वो तो हर यूनिट के लिए सेम है, फिक्स्ड है। तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है या 2 का हो रहा है या 3 का हो रहा है, टीएफसी आपकी फिक्स रहेगी। बट एएफसी टीएफसी को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करने पर पता चलती है, तो पहले की तो 100 ही रहेगी, सेकंड की 50, थर्ड की और कम, फोर्थ की 25। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाया जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाती है। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड क्यों होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब वेरिएबल इनपुट्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है उस सिचुएशन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होने के कारण स्टार्टिंग में कॉस्ट गिरती है। उसके बाद भी यदि वेरिएबल इनपुट्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर आकर तेजी से बढ़ने लगती है, और जो इसका मिनिमम पॉइंट होता है वो ऑप्टिमम लेवल आउटपुट पॉइंट कहलाता है। उसके बाद भी यदि प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा जाता है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन में कमी आने लगती है। इसका जो शेप होता है वो कुछ यू शेप होता है। ये है हमारी एसी। एएफसी ये आपका है एएफसी। एबीसी का भी शेप यू शेप रहेगा और एसी का शेप भी यू शेप रहेगा।
क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड है, जिसके कारण स्टार्टिंग में यह गिरेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी और उसके बाद बढ़ने लगेगी। इसलिए जो ईसी और एबीसी दोनों का जो शेप है वो यू शेप ही रहता है। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डायग्राम में नहीं बना रही हूं क्योंकि इसमें मुझे जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन आपस में समझाना है, इसलिए इसको अलग से दिखा दिया है कि एवरेज कॉस्ट का जो शेप होता है वो भी यू शेप होता है। इसका इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में भी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट as one more unit of output is produced. आउटपुट में चेंज आने पर टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट जो एडिशनल क्वांटिटी पर इंकर की जा रही है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड होती है। ये आपका एमसी कर्व है, ये आपका एसी कर्व है। एमसी एसी के कंपैरिजन में तेजी से गिरती है और इसके मिनिमम पॉइंट से या एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से टच करते हुए तेजी से बढ़ने लगती है। एमसी और एसी का जो रिलेशन है उसको आप कैसे लिखोगे? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों यू शेप होते हैं। Average cost is the sum of average fixed cost and average variable cost, या average cost total cost को quantity of output से डिवाइड करने पर पता चलती है, जबकि marginal cost total fixed cost पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि marginal cost additional cost होती है। मार्जिनल कॉस्ट जब गिरती है तो तेजी से गिरती है, इसलिए उसका कर्व एसी के कंपैरिजन में नीचे होता है, और जब बढ़ती है तो तेजी से बढ़ती है, इसलिए उसका कर्व एसी के कंपैरिजन में ऊपर होता है, और यह एसी के को उसके मिनिमम पॉइंट से टच होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। मिनिमम पॉइंट पर टच होने का मतलब है कि वहां पर फर्म का ऑप्टिमम लेवल या लीस्ट कॉस्ट आउटपुट लेवल, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो लीस्ट कॉस्ट आउटपुट कॉम्बिनेशन कहलाता है या ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन की वॉल्यूम को डिसाइड करने में हेल्प करती है, या प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, जबकि एवरेज कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है या फर्म की प्रॉफिट और लॉस को बताती है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को टेबल में देख लेते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। आउटपुट इन यूनिट्स, एज्यूम करिए 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। टीएफसी, यदि आउटपुट 0 है फिर भी टीएफसी प्रोड्यूसर को वेयर करनी पड़ेगी, तो 0 आउटपुट पर भी 100 टीएफसी है। चाहे 6 यूनिट ऑफ आउटपुट है फिर भी टीएफसी फिक्स्ड या कांस्टेंट रहती है। टीबीसी 0 आउटपुट पर टीबीसी भी 0 ही रहेगी, क्योंकि टीबीसी जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ टीबीसी बढ़ती है। फर्स्ट यूनिट पर 40, सेकंड पे 60, देन थर्ड पर 72, फोर्थ पर 80, 5 पर 120 एंड 6 पर 204। तो जैसे जैसे आउटपुट के यूनिट्स बढ़ाए जा रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग में यह डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, बाद में यह
इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। टोटल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर भी रहेगी क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट पर भी प्रोड्यूसर को बेयर करनी पड़ रही है, इसलिए 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट 100, देन दोनों का टोटल कर लिया, फर्स्ट पर 140, देन 160, देन 172 एंड कैरी ऑन करते हुए जैसे जैसे दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दोनों का टोटल जो भी आएगा वो हमारी टीसी होगी। एएफसी कैसे निकालेंगे, पहले ही बताया है अभी कि यदि टीएफसी को यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको एएफसी पता चल जाएगी। 0 पर एएफसी 0 ही रहेगी क्योंकि जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है। फर्स्ट यूनिट पर 100 रहेगी, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। वही फर्स्ट में 100, सेकंड में 50, थर्ड में, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली गिरती जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हम यूनिट आउटपुट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। फर्स्ट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 40 रहेगी। सेकेंड यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो एवरेज कॉस्ट 60 डिवाइडेड बाई 2 30। देन थर्ड पर 72 डिवाइडेड बाई 3 24। 4 पर 80 डिवाइडेड बाई 4 20। देन 5 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 120 है, 120 डिवाइडेड बाई 5 24। एंड 6 पर 204 डिवाइडेड बाई 6 तो 34। AC is the sum of एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपको एसी पता चल जाएगी, या टोटल कॉस्ट को आउटपुट यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको एसी पता चल जाएगी। तो इसका टोटल करोगे तो भी एसी सेम आएगी, या टोटल कॉस्ट को यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड करोगे तब भी एवरेज कॉस्ट यही आएगी। तो 140, देन 50 प्लस 30 80, देन इसका टोटल करके जैसे जैसे करोगे सेम आप इसमें देख लीजिए। फर्स्ट में 140 टीसी है तो एसी भी 140 रहेगी। सेकंड में टीसी 160 है तो एवरेज कॉस्ट 80 है। थर्ड में जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो थर्ड यूनिट पर 172 है तो उस सिचुएशन में आप 3 से 172 को डिवाइड करोगे तो 57.3 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एवरेज कॉस्ट को या तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी, या फिर टोटल कॉस्ट को यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट जो आपके एडिशनल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, एडिशनल यूनिट को बढ़ाने पर टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। 0 पर टोटल कॉस्ट 100 है, मार्जिनल कॉस्ट ब्लैंक रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है या एडिशनल यूनिट को बढ़ाया जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट जो एडिशनल यूनिट की कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। फर्स्ट यूनिट पर टोटल कॉस्ट 140, सेकेंड यूनिट पर जो आपकी कॉस्ट है वो 160 है। तो 140 से 100 डिवाइड किया तो आप 140 से 100 माइनस किया, क्योंकि आप जब डिफरेंस कैसे निकालोगे, माइनस करके निकालोगे ना। तो 140 से 100 माइनस किया तो 40 आ गया। सेकेंड यूनिट में 160 से 140 माइनस किया 20, सेम 172 से 160 माइनस किया 12, 180 से 172 माइनस किया 8, 220 से 180 माइनस किया 40, देन 304 से 220 माइनस किया 84। तो टीसी में आप एडिशनल कॉस्ट से
पहले वाली कॉस्ट को माइनस करते जाओगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाएगी। एक बार इसका कर्व फिर से बता दे रही हूं। टोटल कॉस्ट का ओ एक्स बाई ओ एक्स पर आउटपुट लिखना है, ओ बाई पर कॉस्ट लिखना है। टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है और ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो भी एस शेप होता है, लेकिन वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका जो कर्व रहेगा वो इससे स्टार्ट रहेगा। ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का डायग्राम देख लेते हैं। एएफसी का कर्व क्या है? नेगेटिव स्लोप है एएफसी। एबीसी का कर्व कैसा रहेगा? यू शेप रहेगा। ए बी सी। और एसी का कर्व कैसा रहेगा? एसी का कर्व भी यू शेप रहेगा। ए सी। एसी का कर्व एएफसी एंड एबीसी से ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि एसी इज द सम ऑफ एबीसी एंड एएफसी, इसलिए जो इसका कर्व है वो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल किया गया है। अब मार्जिनल कॉस्ट का भी कर्व जो होता है वो यू शेप होता है। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गया। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व यू शेप है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बता कर चुकी हूं, ये आपका एसी का कर्व हो गया और मार्जिनल कॉस्ट एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पर टच करती है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन लॉन्ग रन कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन, और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।